नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेट रिलेशन एंड फंक्शन फुल चैप्टर करेंगे मैथ का, समझेंगे इसकी थ्योरी और जानेंगे इसके कंसेप्ट्स और साथ ही साथ जानेंगे किस कंसेप्ट से आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन और किस से आते हैं कम। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ सेट रिलेशन एंड फंक्शन में। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल और बने रहिए। ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे इंग्लिश कंटेंट उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन एक टिपिकल चैप्टर है, मतलब देखने में काफ़ी समझ में नहीं आता है जल्दी, पर एक बार समझ में आ जाए तो आपको जल्दी आने लगते हैं इसके सवाल ईजी रहते हैं, बस एक बार समझने की देरी रहती है। दोस्तों पहले देखते हैं चैप्टर एट अ ग्लांस। चैप्टर एट अ ग्लांस में दिए गया है, पहले हम पढ़ेंगे सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सेट्स के बारे में बता दें कि सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आप अगर एक लिस्ट बनाएं कि आपके घर में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोस्तों एक लिस्ट बन के आएगी, तो उसे हम कह सकते हैं एक कलेक्शन है। सेट एक कलेक्शन है वे हमारे घर की चीज़ों का। तो बस इसी प्रकार से ये सेट्स रहते हैं। ये नंबर और अल्फ़ाबेट से खेला जाता है बस इसमें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट्स। तो दोस्तों आपको बताया जैसे कि सेट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। मतलब एक कलेक्शन रहता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन रहता है पर वह सिमिलर नहीं होनी चाहिए, उस कलेक्शन में कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारा एक सेट कहलाता है। और सेट के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं या नंबर ऑफ़ सेट्स कहलाते हैं। ये लिखा हुआ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ सेट्स कहलाते हैं हमारे। और इन्हें हम कुछ इन एलिमेंट्स को हम ABC या 1 2 3 से भी दिखाया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों, सेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और दोस्तों दोनों देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से करना है। देखिए रोस्टर मेथड है, इसमें हमें एक जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखें, अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब सारे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 4 6 8 और लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे। तो 10 से छोटा सबसे आखिरी नंबर क्या होगा, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 8। तो इस प्रकार से एक सेट निकल के आएगा। तो 2 और 4 6 और 8 ये नंबर निकल के आएंगे जो कि 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं और इवन नंबर हैं। ये इवन नंबर भी हैं और 10 से छोटे भी हैं और नेचुरल भी हैं। दोस्तों नेचुरल हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन्हें लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। आप देख सकते हैं इसे इस प्रकार से लिखा जाता है कि ये नंबर हमें एक्चुअल मीनिंग बताते हैं। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन रो सेपरेटिंग एवरी 2 एलिमेंट्स बाय कॉमा एंड क्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है इस प्रकार का, और जो कि एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें कॉमा के बाद लिखा जाएगा कि 2 के बाद 4 4 के बाद 6 और इस प्रकार से हम लिखा जाएगा। तो ये रहता है हमारा रोस्टर मेथड। और अब आते हैं दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रहता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर दिए गए, एक सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में दोस्तों A बराबर 2 4 6 8 10। तो दोस्तों 2 4 6 8 10 दिया गया, तो हम इसे अब लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में x बराबर 2n है, x बराबर 2n है, यहाँ पे n बराबर है नेचुरल नंबर और x लेस देन हैगा हमारा 10 से। तो दोस्तों ये लास्ट की कंडीशन दी गई है कि n हमारा नेचुरल नंबर है और x लेस देन 10 और इक्वल टू 10 है। मतलब x हमारा लेस देन और इक्वल टू 10 और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा कि जो नेचुरल नंबर होगा तो 1 से ग्रेटर रहेगा और ये हमारा 10 से छोटा रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे हमारे नंबर होंगे। पर हमें ये भी दिया गया है x बराबर 2n है, x बराबर 2n है और n हमारा नेचुरल नंबर है और x हमारा लेस देन
10 है। तो हमारा देखिए अगर n एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो जाएंगे। और साथ में दिया गया है x हमारा लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब x हमारा 10 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम n की जगह 1 रखेंगे तो पहले आएगा 2, n की जगह 2 रखेंगे क्योंकि ये तो एक नेचुरल नंबर है तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, एक टाइम आएगा कि 5 रखने पे ये 10 आ जाएगा। फिर अगर हम n की जगह 6 रखेंगे तो ये 12 आएगा, पर ये x के लिए प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि x हमारा लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो इसलिए ये हमारा एक सेट बन जाएगा 2 4 6 8 10। तो ये कहलाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा वर्ड से लिखा जाता है और रोस्टर फॉर्म में हमारा सीधा नंबर या अल्फ़ाबेट से शो कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेट। और दोस्तों आपको बता दें ज़्यादातर आपको दोनों पहचानने के लिए आते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो आप इसे समझ पाएँ और रोस्टर फॉर्म में लिखा है तब भी आप समझ पाएँ। तो दोस्तों सेट, अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आता है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट वह सेट होते हैं जिसकी एक लिमिट हो और इनफाइनाइट वह सेट होते हैं जिसकी एक लिमिट ना हो। जैसे कि पहला है सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। फाइनाइट कहने का मतलब है जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे या एलिमेंट्स कहते हैं जिन्हें, वो फाइनाइट नंबर में होंगे, जिन्हें लिमिट होगी, मतलब वो गिने जा सकते होंगे। फाइनाइट उन्हें कहा जा सकता है जो गिने जा सकते हैं और इनफाइनाइट उन्हें कहा जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते। तो एक हमारा एग्जांपल है कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रहने चाहिए किसी में सेट में, तो वह हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कि a बराबर AEIOU, ये हमारे वोवल्स हैं। वोवल्स का सेट एक हमारा फाइनाइट सेट होगा क्योंकि एक हमारे अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ 5 वोवल्स होते हैं, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा जिसे हम गिन सकते हैं। और दूसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट का, अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ए बराबर सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो दोस्तों सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इसमें कहा गया है कि एक लाइन पे पॉइंट्स, एक लाइन तो एक मतलब लाइन तो चलती जाती है, आपको पता है लाइन तो इनफाइनाइट रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो हम लाइन पे कितने पॉइंट्स बना सकते हैं इस प्रकार से, ये तो इनफाइनाइट बना सकते हैं क्योंकि लाइन इनफाइनाइट है तो पॉइंट्स भी इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो ये एक हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों कि a बराबर कर्ली ब्रैकेट x कॉमा x लिख देंगे। और हम इसे लिख सकते हैं x बराबर अगर हम लिख दें इंटीज़र लिख दें। तो इंटीज़र तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे सेट रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं दोस्तों आगे कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब आता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। मतलब ऑर्डर कहने का मतलब है कि एक फाइनाइट सेट मतलब एलिमेंट जो रहेंगे एक सेट में वो एक फाइनाइट मतलब नंबर गिने जा सकते होंगे। तो ऑर्डर लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें कितने फाइनाइट सेट हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। जैसे कि हम ऊपर देखें ऑर्डर किसका फाइनाइट सेट का कितना रहेगा, इसका ऑर्डर कितना रहेगा, तो इसका ऑर्डर 5 रहेगा क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा 5। इसी प्रकार से अगर हम इसका देखें कि a बराबर 2 4 6 8 है तो एन ए फॉर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, इसे शो कर जाता है NA से। तो सेट A में कितने ऑर्डर है, तो ये हमारा निकल के आएगा 2 4 6 8 मतलब 4 टोटल। तो दोस्तों ये रहता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। या आप इसकी वो डेफिनेशन भी पढ़ी जा सकती है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। और दोस्तों इसमें ये बात गौर करने वाली है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर हमारे बराबर दिए गया है कि 2 2 और 4 6 और 8, तो दोस्तों इसमें इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका भी ऑर्डर 4 ही रहेगा क्योंकि ये 2 और 2 हमारे सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का नंबर ही हमारा ऑर्डर कहलाता है। तो ये दोस्तों गौर करने वाली बात है। अब आते हैं दोस्तों सिंपल सी डेफिनेशंस आएंगे। अब नल सेट क्या होता है, तो दोस्तों नल सेट होता है अ सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। और नल सेट मतलब एक सेट जिसमें
कोई सा एलिमेंट इंक्लूड ही ना हो उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसे वॉइड सेट भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये कहलाता है नल सेट डिनोटेड बाय फाई, और इसे फाई सेट दिखाते हैं कि जो भी सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसे हम फाई से शो करेंगे। तो दोस्तों ये रहता है हमारे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक, फाई बराबर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स इज़ द इंटीजर बिटवीन 2 and 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि एक्स एक इंटीजर है 2 और 3 के बीच में। तो दोस्तों आपको पता है एक्स इंटीजर 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं होता, एक भी इंटीजर नहीं होता 2 और 3 के बीच में। तो हमारा ये कितना निकल के आएगा 5। 0 इज़ अ नल सेट सिंस कंटेन 0 एज इट्स नंबर। तो हमारा 5 सेट हमारा 0 कहलाया क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं पाया जाता। अब आते हैं दोस्तों आगे, नल सेट आपको समझ में आ गया और इसे 5 से डोनेट करते हैं। अब आते हैं सिंगलेटन सेट। तो दोस्तों ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। मतलब किसी एक सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट होना हमारा सिंगलेटन सेट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है ए सेट है, जैसे कर्ली ब्रैकेट में शो किया गया है ए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलेटन सेट होगा। अब आते हैं आगे, सिंगलेटन सेट के बाद आता है एक सबसेट। तो दोस्तों सबसेट होता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। We write it as A subset of B, then B can also superset of A and we write as a B superset of A। मतलब दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दो सेट आएंगे, सेट A और सेट B। अगर सेट A के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं मान लीजिए, और सेट B के अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट हैं। तो दोस्तों अब इसके पास 4 एलिमेंट है, उसके पास 3 है। पर आप दोस्तों देख सकते हैं सेट ए के अंदर 1 2 3 हैं जो कि सेट बी के अंदर भी हैं। पर आप देख सकते हैं सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 4 वो सेट ए के अंदर नहीं है। तो हम कहा जा सकता है सेट ए सबसेट हैगा सेट बी का, सेट ए सबसेट हैगा सेट बी का। मतलब एक छोटा रूप हैगा सेट बी का। और इसे दूसरी भाषा में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि बी सुपर सेट, मतलब बी सुपर सेट है ए का, मतलब बी ए से बड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मीनिंग रख सकते हैं। और उसका जो साइन रहता है शो करने का सबसेट का, वो आप ऐसे गौर करिए, कुछ इस प्रकार से रहता है कि ए हमारा सबसेट, मतलब सी बनाइए और इसे इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए बी का, ये ए जो सबसेट होगा वो आगे आएगा। और अगर इस प्रकार से उसे उल्टा लिख दिया जाएगा बी इस प्रकार से ए, तो इसे कहा जाएगा बी इज़ सुपर सेट, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब बी में जो एलिमेंट्स रहेंगे, बी में जो एलिमेंट्स हैं उनमें ए भी पाया जा सकता है। तो मतलब बी ए से बड़ा है, तो ये कहलाते हैं हमारे सबसेट। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अ सेट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if and only if each element of A is the element of B and there is at least one element of B which is not an element of the set A. The set A is called a proper, जब set A हमारा set B का जब प्रॉपर सबसेट कहलाएगा if only if the each element of A is the element of B and there is at least one element of B which is not an element of A। मतलब दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि प्रॉपर सबसेट जब ही होगा, प्रॉपर सबसेट जब कहा जाएगा जब ए मान लीजिए 1 2 3, एक और एग्जांपल उसी प्रकार का लेते हैं, और बी है हमारा ये 1 2 3 4। तो दोस्तों ये 3 एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, पर इसका कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए बी सबसेट का कि जो कि इसमें ना पाया जाए। जैसे कि 4 इसका एलिमेंट है, जो बी का 4 एक एलिमेंट है जो ए में नहीं पाया था। तो हम कह सकते हैं एक ए हमारा प्रॉपर सबसेट हैगा बी का, ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का। और वी विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, मतलब ए हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए ए से।
तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, पर इसका साइन दोस्तों वही रहेगा जो हमने सेट में बनाया था, इस प्रकार से सबसेट में बनाया था। तो दोस्तों ये आपको सबसेट आना ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों पावर सेट। पावर सेट कुछ इस प्रकार से कहलाता है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन एलिमेंट गिवन सेट एक्स इज कॉल्ड द सुपर पावर सेट ऑफ एक्स इज डोनेटेड बाय पी एक्स। मतलब दोस्तों अगर कोई एक एक्स सेट हैगा, एक्स सेट जिसे मान लीजिए 1 और 2 और 3 का एक सेट है, तो इसका पावर सबसेट होगा वो इस प्रकार से होगा। पावर सबसेट कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे p और x से डोनेट किया जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें 1, 2 और 3 तो होंगे, साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से भी होगा कि 1 और 2 भी होगा और 2 और 3 भी होगा और साथ में 3 और 1 भी होगा और साथ में 1, 2 और 3 का भी एक सबसेट होगा। तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा एक पावर सबसेट कि इसके सारे कॉम्बिनेशन हमारे पावर सबसेट में पाए जाएंगे, तभी ये एक पावर सबसेट कहलाएगा। तो दोस्तों आपने देखा x हमारे 1, 2, 3 थे, तो इसका पावर सबसेट में हमारे इसके सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मतलब 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 1, 2 भी मिलेगा, 2, 3 भी मिलेगा और 1, 3 भी मिलेगा या 3, 1 भी मिलेगा या 1, 2 और 3 भी तीनों साथ में भी मिलेंगे। तो मतलब सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे पावर सबसेट में। तो दोस्तों आप इसे कुछ एक फॉर्मूला होता है पावर सबसेट का कि मतलब अगर एक एक्स सेट हैगा जिसमें टोटल ऑर्डर हैगा, इसका ऑर्डर ऑफ सेट हैगा, इसका ऑर्डर हैगा 5, मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो दोस्तों इसका जो पावर सबसेट होगा पी एक्स होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता हैगा 2n-1। n हैगा हमारा 5, 2 की पावर 5 -1, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 -1 बराबर 31। 31 सेट इसमें सेट्स बनेंगे, पावर सबसेट में 31 सेट बनेंगे एक्स के। तो दोस्तों ये कहलाते हैं हमारे 31 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब दोस्तों ये कहलाता है हमारा पावर सबसेट। अब आते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सेट। A set in which all the sets under consideration are its subsets is called universal set and is denoted by U। मतलब दोस्तों इसका मतलब भी यही होता है कि मतलब एक सेट हैगा A कोई भी सेट होगा 1, 2, 3 मान लेते हैं 1, 2, 3, और दोस्तों इसका जो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट मतलब होता है, यूनिवर्स मतलब आप समझते ही हैं सारे एलिमेंट्स आना, मतलब यूनिवर्स आप जानते ही हैं हम यूनिवर्स के अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार से एक सेट हैगा तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें इसके सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे कि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1, 2 भी आएगा और 2, 3 भी आएगा और 3, 1 भी आएगा और 1, 2, 3 भी आएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक यूनिवर्सल सेट बनता है। ये पावर सबसेट की तरह ही होता है, पर पावर सबसेट कम यूज़ किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो आप दोस्तों देखें यूनिवर्सल सेट क्वेश्चंस में ज़्यादातर आता है। यूनिवर्सल सेट में सारे तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसी भी सेट के। अब आते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मीन्स complement of a set is a set which contains all those elements of universal set which are not in A. It is denoted by A dash, A dash या और A बार। मतलब U बराबर अगर हमारा यूनिवर्सल सेट को U से दिखाते हैं दोस्तों, U बराबर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और A हमारा 2, 4, 5 है दोस्तों। मतलब कुछ इस प्रकार से कहा जाएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको U दिया जाएगा 1 से लेके 7 या कुछ भी नंबर दिए जाएंगे, आपको A दिया जाएगा 2, 4, 5। तो इसका दोस्तों यूनिवर्सल सेट तो U है, हमें पता है कि जो 2A के जो एलिमेंट्स है वो U में पाए जाएंगे। अब हमसे पूछा जाएगा A डैश क्या होगा। A डैश वो होगा कि A का एक भी एलिमेंट A डैश में नहीं पाया जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं A बार, कहीं पर A बार भी लिखा आएगा। तो इसका मतलब होता है कि A डैश मतलब या A बार लिखा आया है तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट हटा दो और लिख दो। मतलब जो A था 2, 4, 5 और यूनिवर्सल सेट था 1 से लेके 7, तो 2, 4, 5 हटा दो यूनिवर्सल सेट में तो हमारा A डैश या A बार बन जाएगा। तो 1 और 2 हटा देंगे तो 3 और 4 हटा देंगे, फिर 4, 5 भी हटा देंगे तो 6 और 7। तो इस प्रकार से ये हमारा A डैश बन जाएगा।
ए डैश जब भी बनेगा जब ये यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा और हमें सेट दिया गया होगा ए। तो दोस्तों ए डैश पूछा जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो आप जान लें यूनिवर्सल ए डैश क्या होता है। तो दोस्तों ए डैश आपने देखा किस प्रकार से ए डैश में कोई भी एलिमेंट ए का नहीं पाया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपने देख लिया, ये एक इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट्स। Two sets A and B are said to be disjoint or mutually exclusive if there is no element common to A and B। मतलब दोस्तों A एक सेट है और एक सेट है B, A एक सेट है और एक सेट है B। तो दोस्तों इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, ये उल्टा U हमारा इसका डिसजॉइंट कहलाता है, डिसजॉइंट। और यहाँ पे दोस्तों इसे हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, आगे आपको पता चलेगा ये इंटरसेक्शन भी कहलाता है। तो दोस्तों U और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, A और B के बीच में कुछ भी डिसजॉइंट सेट, मतलब A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। मतलब 5 मतलब आपको पता है ये नल सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। दोस्तों ये कहलाता है हमारा डिसजॉइंट सेट। मतलब इफ़ A और B बराबर नॉट 5 है, अगर A और B दो सेट हैंगे और उनके बीच में कुछ कॉमन ज़रूर है, तो A B आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग। मतलब अगर A एक सेट है A और B है ये सेट B, तो दोस्तों इसके बीच में कुछ कॉमन है। कॉमन मतलब इसका इंटरसेक्शन में कुछ 5 तो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। मतलब दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है इन डायग्राम को कि अगर A बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 अगर नंबर से शो करें, और हमें B बराबर दिया गया है 2 3 4 या एनीथिंग, मतलब कुछ तो कॉमन है 2 3, तो इस प्रकार से इसे इंटरसेक्ट, मतलब ये इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हुए दिखाया जाता है। तो हमारा इंटरसेक्शन का ये साइन रहता है उल्टा U। तो दोस्तों इसमें कहा गया है अगर A और बीच में कोई कॉमन नहीं है तो 5 है, तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे। दोस्तों ये थे हमारे डिसजॉइंट सेट्स, A और B बिल्कुल भी इक्वल नहीं रहेंगे। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कुछ इस प्रकार से रहता है, इफ़ A B दो सेट हैं हमारे पास, A B अगर हमारे पास दो सेट हैं, तो डिफरेंस तो आपको पता ही है दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है, A माइनस B होता है। तो A माइनस B में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है A माइनस B, मतलब A दिया गया है हमारा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और B दिया गया है 3 5 7 9 11। मतलब जो एलिमेंट्स हमारे A में हैं और जो एलिमेंट्स हमारे B में हैं और इनका डिफरेंस निकालें, तो जो पहले लिखा होगा उसमें से B के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो माइनस कर दिए जाएंगे, जो B के एलिमेंट्स कॉमन है वो माइनस कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर A बराबर 2 3 4 5 6 7 है और B बराबर 3 5 7 9 11 है, तो हमें B और A में जो कॉमन होंगे वो A से हटा दिए जाएंगे अगर हम डिफरेंस निकाल रहे होंगे तब। तो दोस्तों इसका कुछ इस प्रकार से निकलेगा, आप देख सकते हैं ये हमें गिवन है A B। तो A हमारा 2 से 7 तक है और B हमारा 3 5 7 9 11 है। तो A में से हम इसके कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि 2 हमारा रहेगा क्योंकि B सेट में नहीं है, पर 3 नहीं रहेगा क्योंकि B सेट में है। 4 हमारा रहेगा क्योंकि B सेट में नहीं है, 5 नहीं रहेगा क्योंकि B सेट में है। तो अब इसके बाद आता है 6 रहेगा एलिमेंट, पर 7 नहीं रहेगा क्योंकि ये B सेट में है। तो इस प्रकार से हमारा 2 4 6 निकलेगा इनका डिफरेंस। तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस, मतलब A माइनस B करेंगे, मतलब A का और B का डिफरेंस निकालेंगे, तो जो पहले लिखा जाएगा उसमें से उन दोनों के बीच के कॉमन सारे निकाल दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक। अब आते हैं दोस्तों आगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है अगर हमें दो सेट्स दिए गए हैं A और B, अगर हमें दो सेट दिए गए हैं A और B, अगर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए A और B, A ले लिया हमने 1 2 और 3, अगर हमने A ले लिया 1 2 3 और B ले लिया कुछ 2 3 4 और B ले लिया 2 3 4, तो दोस्तों हमें इसका यूनियन ऑफ सेट निकालना है। मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच का हमें यूनियन निकालना है। तो दोस्तों इन दोनों का यूनियन वह रहेगा जैसे कि हम निकालते हैं LCM की दोनों से डिविजिबल हो, तो इसी प्रकार से जो इनका यूनियन निकलेगा उनमें इनके सारे
एलिमेंट्स पाए जाएंगे पर डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब एक ही बार पाए जाएंगे। मतलब जैसे कि ए यूनियन बी रहेगा तो मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे, मतलब 1 2 3 और 4 सारे पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 निकल के आएगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा, बस इनके एलिमेंट्स सारे पाए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में, ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। अब अगर हमें a बराबर 1 2 3 4 दिया गया है और b बराबर 1 3 5 7 8 दिया गया है, तो हम इनका a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b निकालेंगे तो a के सारे एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स सारे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 1 रहेगा, a का भी है, 2 3 4, मतलब ये तो हमारे a का सेट हो गया। अब निकल के आएगा b का, तो 1 हमने ले लिया, 2 है नहीं b में तो 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे और 8 लेंगे, पर रिपीट नहीं करेंगे एक बार एलिमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यूनियन निकल के आता है। मतलब दोनों दो सेट दिए गए हैं, दो से ज़्यादा सेट दिए गए हैं, तो सबके सेट का एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, जो यूनियन निकल के आएगा। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। मतलब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार से होती है, मतलब अगर दो सिमिलर सेट हैंगे ए यूनियन ए, तो उनके दोनों के सिमिलर एलिमेंट्स रहेंगे तो उनका यूनियन भी ए ही रहेगा। इसी प्रकार से ए और फाई का अगर हम यूनियन निकालें तो ए के सारी एलिमेंट्स हमारे यूनियन के बाद निकलेंगे, ए यूनियन और फाई में, तो हमारे ये सारे ए में ही रहेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई सेट दिया गया है ए, तो दोस्तों उसमें अगर 1 2 3 दिया गया है तो दोस्तों उसमें 5 एलिमेंट ज़रूर रहेगा, मतलब एक 5 ही उसका सबसेट रहेगा, सबसेट या एलिमेंट रहेगा, पर इसे शो नहीं किया जाता। 5 मतलब नल, मतलब कुछ नहीं। तो किसी के पास, मतलब आपके पास अगर 100 रुपये हैं और आपको एक दोस्त को देने हैं कुछ पैसे, अगर आपको दोस्त को कुछ पैसे देने हैं तो आप चाहेंगे तो 0 रुपये दे दें या उसे 100 रुपये दे दें या 50 रुपये दे दें। तो इस प्रकार से 0 हम पर कभी शो नहीं करते। इसी प्रकार से 5 हम इसके एलिमेंट से शो नहीं करेंगे, पर ये एक हिडन रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में निकालेंगे तो यूनिवर्सल के सारे ए के सारे एलिमेंट्स यू में रहते हैं, आपको पता है। तो यू के सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे, तो ये हमारा यूनियन निकल के आ जाएगा यू। अब आता है ए और ए यूनियन ए डैश, तो ये हमारा निकल के आएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए और यूनियन ए डैश, तो हम अगर ए निकालेंगे और ए डैश, तो दोस्तों ये दोनों तो एकदम विपरीत रहते हैं। और इन दोनों का ए का जो सबसेट, जो सेट से पावर सेट रहता है वो यूनिवर्सल रहता है, आपको पता है। और ए में यू में सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं ए और ए डैश के, तो हमारा ये इनका यूनियन क्या रहेगा यू। तो दोस्तों इस प्रकार से यू रहेगा। और अगर हम बताएं ए यूनियन बी बराबर रहता है हमारा बी यूनियन ए, चाहे आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों सिमिलर बात है। ये इसकी कम्यूटेटिव थी और ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी या ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी बराबर ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन। दोस्तों हमने जो बताया था कॉमन या इंटरसेक्शन, ये कुछ इस प्रकार से रहता है कि दो हमारे सेट्स दिए गए हैं ए और बी, मान लीजिए ए बी सी डी ई है ए सेट और बी है हमारा बी डी ई, हमारा बी डी ई हैगा हमारा बी सेट। तो दोस्तों इसको इसका इंटरसेक्शन को हम उल्टे एन से डोनेट करते हैं, उल्टे यू से कह लीजिए। तो दोस्तों इनका जो इसे इंटरसेक्शन को आप कह सकते हैं कॉमन। तो दोस्तों ए और बी में क्या कॉमन रहेगा हमारा, तो ए बी में हमारा कॉमन रहेगा, मतलब ए हमारा बी में नहीं है, बी तो बी एक कॉमन रहेगा और सी दोनों में नहीं है, डी हमारा कॉमन रहेगा और ई। तो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन या कॉमन, इसे सिंपल भाषा में कॉमन भी कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉमन रहेंगे बी डी ई। तो इसी को कहा जाता है हमारा इंटरसेक्शन। अब आते हैं दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ए इंटरसेक्शन ए, मतलब दो सिमिलर सेट्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन हमारा ए ही रहेगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन फाई, मतलब ए का इंटरसेक्शन फाई से तो ये फाई रहेगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो ये ए रहेगा हमारा, मतलब जो छोटा वाला रहेगा, जो छोटा सेट रहेगा वही कहलाएगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं रहता, तो ये फाई रहेगा। इसी प्रकार से
ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए रहेगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी बराबर रहेगा। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज़। दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद करनी है, चाहे आप इंटरसेक्शन की करें या यूनियन की, दोनों की इम्पोर्टेंट हैं, आपको आनी चाहिए प्रॉपर्टीज़। ए डैश आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ। तो दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ कुछ इस प्रकार से रहता है कि आपको ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं, मान लीजिए दो फॉर्मूले हैं, इन्हें आप याद करना है। मतलब ए यूनियन बी और इन दोनों का डैश, ए यूनियन बी का डैश, तो ये हमारा आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमारी प्रॉपर्टी है, या आप फॉर्मूला मान के ऐसे याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो हमारा ये रहेगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो दोस्तों जो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा, और यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था। अगर हमारे पास पहले से डैश है तो हमारा ये विदाउट डैश हो जाएगा, और विदाउट डैश है तो डैश में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे डी मॉर्गन्स लॉ। अब आते हैं दोस्तों डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि दो हमारे सेट्स दिए गए हैं, दो सेट्स दिए गए हैं, तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा जाएगा। तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करते हैं, बी बराबर निकल के आएगा हमारा ए माइनस बी, मतलब ए डिफरेंस बी, ए और मतलब ए के जो एलिमेंट्स रहेंगे और ए के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसमें से ए और बी के एलिमेंट्स का कॉमन माइनस कर देंगे, और यूनियन बी माइनस ए, मतलब जो बी में एलिमेंट्स रहेंगे उनमें से बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, तो उनका इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे फिर। तो दोस्तों ये कह रहा था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी पूछ लिया जाता है, पर दोस्तों ये कम आता है, तो आप बस एक बार फॉर्मूला देख लें, आपको आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब, कहने का मतलब है, अगर ए सेट है और बी सेट है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है दोस्तों, आपको बता दें, मतलब ए सेट क्रॉस बी मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आता है कि आप मान लीजिए ए बी, मतलब ए में हमारे ए एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे बी एलिमेंट्स हैं। ए बिलोंग्स ए को करते हैं और बी बिलोंग्स बी को करते हैं। तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से निकल के आएगा कि टोटल एलिमेंट्स अगर मान लीजिए ए में हमारे 1 2 हैं, ए और बी मान लीजिए, और बी में हमारे हैंगे सी और डी, दोस्तों सी और डी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ए क्रॉस बी हमारा निकल के आएगा, ए क्रॉस बी निकल के आएगा, ए सी एक सबसेट, और फिर आएगा ए डी एक अलग सबसेट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही रहता है, बस इसे नाम दे दिया गया है, और बी सी और एक बी और डी, ये हमारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसके कुछ हमारे कंडीशन दी गई हैं कि ए क्रॉस बी होगा वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, मतलब ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए माना जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब आते हैं दोस्तों आखिरी सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों आपके इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड। मतलब ए माइनस बी यूनियन सी दिया गया होगा तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बस आपको साइन चेंज कर देना है, जैसे कि आपको बस एक फॉर्मूला कर लेना है तो आपको दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। दोस्तों आपको ये फॉर्मूले कुछ कर लेने हैं, ये लास्ट वाला ना करें दोस्तों क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरू के आप 5 कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अगर आ जाए तो क्वेश्चन तो आते हैं, नीचे आते हैं, पर लास्ट वाले से नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर चैप्टर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये आपके मांग पे चैप्टर बनाया गया था, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।